नमस्कार दोस्तों, बाल विकास के अगले खंड में हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। देखिए, पियाजे ने जो बताया है कि जो उसके हमारे मस्तिष्क में जो संज्ञानात्मक विचार होते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है वो होती है स्कीमा की। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसको बिल्कुल याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मानव विकास के संबंध में क्या कथन दिए हैं, या परिपक्वता तक चलता है, या सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, सतत प्रक्रिया है। या परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। बिल्कुल, इसमें जो है परिवर्तन समय समय पर होते हैं। या जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। बिल्कुल, जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। पिंडावस्था भ्रूणावस्था के बाद से इसका प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह परिपक्वता तक चलता है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास जो है कभी पूर्ण होता ही नहीं है। विकास तो निरंतर होता रहता है। वृद्धि हाँ एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन विकास जो है अनवरत रूप से चलता रहता है। तीसरा प्रश्न है, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। एक किशोर की अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? अनुवांशिकी, वातावरण, कभी अनुवांशिकी कभी वातावरण, या अनुवांशिकी या वातावरण दोनों। देखिए, जहाँ पर ऐसे प्रश्न हो अनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित, मोस्टली जो है आंसर उसका सही होता है अनुवांशिकी और वातावरण दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर सही हो जाएगा अनुवांशिकी और वातावरण दोनों। बहुत जगह मैक्सिमम सही होता है, लेकिन कुछ जगहों पर वो आंसर नहीं भी सही होता है। जहाँ नहीं सही होता वह मैं बताऊँगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो जॉन डीवी सर ने क्या कहा है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं सुलझाने का सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के शब्दों में अंतर्निहित नहीं है, अपितु उसका संवर्धन करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। ये भी नहीं, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तो जो जॉन डीवी सर ने उनका कहना है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का में सक्षम होना चाहिए। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन मतलब भाषा को समझ ना पाने की जो विकार होते हैं वो क्या विकार कहते हैं, या भाषा को पढ़ ना पाना या बोल ना पाना, तो वो होते हैं भाषाघात। और हम लिख ना पाएँ कोई चीज़, लिखने में अगर कोई विकार है तो क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। और अगर कुछ डिस्ग्राफिया क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइएगा। निम्न में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है? विभिन्न विधियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है या शोध रहित नहीं है। तो छठे का सही हो जाएगा। ये देखिए, इसका कोई अनुभवात्मक आधार तो है नहीं, यह शोध रहित भी है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा शोध नहीं किया गया है। शोध की विभिन्न विधियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर कौन सा बुद्धि सिद्धांत नहीं होगा? दूसरा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। नहीं, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपनी विशेषता जो एक क्षेत्र में ना प्रदर्शित करके कई क्षेत्रों में प्रदर्शित करते हैं। सातवां प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? एक अभिभावक के नाते नहीं पूछा जा रहा है ये प्रश्न, जो पूछा जाता है अगर आप एक टीचर हैं तब एक आप क्या करेंगे? आप अभिभावक से शिकायत करेंगे, आप गार्जियन से शिकायत करेंगे, या मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? देखिए, कक्षा 4 का बच्चा है, हम उसके गार्जियन से शिकायत करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसको डांटेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होना। और वो उसके अंदर ऐसी समस्याएं नहीं हैं कि वो किसी प्रकार डिप्रेशन है ऐसा कुछ, तो मनोचिकित्सक के पास ले जाने से कोई मतलब नहीं है। हम अगर उसको अपने संरक्षण में रखेंगे और उसके पर प्रॉपर देखभाल करेंगे तो उससे हम सही दिशा में ले जा सकते हैं। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे के अंदर ये जो चिंता है और यह कुंठा है ये किस वजह से उत्पन्न हो रही है, उसका कारण क्या है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्ण विकसित माना जाएगा यदि वह पूर्ण रूप से कब माना जाएगा? विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, ये तो निगेटिव सेंटेंस से गलत हो गया। दूसरा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता है, ऐसा भी नहीं, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। देखिए, पूर्ण रूप से विकसित वही माना जाएगा जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करना जानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला।
अगला प्रश्न है, कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? देखिए, इस जो पारिवारिक आकांक्षाएं हैं या पारिवारिक मूल्य जो हैं या जो समाज के नियम हैं, ये कोहलवर्ग ने जो अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व पारंपरिक, पश्च पारंपरिक, पारंपरिक, तो इन तीनों अवस्थाओं में किस अवस्था में है? तो ये है पारंपरिक अवस्था में, क्योंकि उसके अंदर जो सामाजिक निर्माण होता है वो पारंपरिक अवस्था होता है। कोई कमेंट करके ये बता सकता है कि वो किस एज से किस एज तक होती है? अंतिम प्रश्न है, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल। वातावरण और जो है जो अनुवांशिकी है उसके मध्य का अंतःक्रिया का फल है, पहले बता चुके हैं। विकास का एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, हाँ बिल्कुल, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का, विकास में एक निश्चित तरीके से होता है, जो पहले से निर्धारित है उसी तरीके से विकास होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जी हाँ, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, क्योंकि प्रत्येक का विकास जो है अलग अलग होता है, अलग अलग दर से होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की होता है। पहले सामान्य अंगों का निर्माण होता है, फिर उसके विकास जो है किसका निर्माण होता है? विशिष्ट अंगों का। जैसे पहले पूरे हाथ का निर्माण होता है, फिर उसके बाद में उंगलियों का निर्माण होता है। आई होप आपको उससे जानने को मिला होगा।